स्वागत है आप सभी का बाजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। निफ्टी 50 इस वक्त 8726 यानी कि दिन के निचले स्तरों के ही करीब कर रहा है बाजार इस वक्त भी कामकाज। आप देखिए सभी इंडाइसेस लाल निशान में 1.5 से 2 से 2.25% तक की भी वीकनेस देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट इस वक्त 2.25% नीचे 440 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कामकाज। लेकिन सीधा चलते हैं न्यूज रूम संदीप के पास और जान लेते हैं कि बाजार में ये जो जोरदार गिरावट आई है इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और साथ ही कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। बताइए संदीप। चूँकि साक्षी, सबसे पहले बाजार की बात करें तो सितंबर में ही यूएस में फेड अपनी जो दरें हैं वो बढ़ा सकता है, ऐसा डर सताने लगा यूएस के मार्केट में, जिसकी वजह से शुक्रवार को बड़ी गिरावट थी। उसका आप देखिए इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, गार को लेकर एक बार फिर से चिंताएं गहराने लगी हैं। कुछ एफआई से टैक्स मामले में कुछ पूछताछ हुई है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जर्मनी के जो आंकड़े आए हैं एक्सपोर्ट्स में, वहाँ पे एक साल में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और आज शाम को जो इंडिया में आईआईपी डेटा आने वाले हैं उसमें भी मंथ ऑन मंथ गिरावट की आशंका है, जिसका इम्पैक्ट आप देखिए इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला है। अगर यूएस में दरें बढ़ती, जाहिर सी बात है डॉलर में मजबूती आएगी तो इंडिया जैसे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ से एफपीआई की ओर से जो पैसा है वो निकलता हुआ नजर आ सकता है। और टेक्निकली भी अगर आप देखें 8590 तक की जो गिरावट है वो चार्ट्स पे नजर आ रही है। और वैसे भी फंडामेंटल तौर पे भी अगर आप देखें वैल्यूएशन बाजार के पहले ही महंगे नजर आ रहे थे और बैंकिंग जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था बाजार की रैली में, वहाँ पे बड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अब माना जा रहा है कि शायद जो गिरावट है और भी गहराती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बजिंग स्टॉक्स की ओर अगर आप रुख करें तो सबसे पहले रिजल्ट्स इंपैक्ट में HDL, JP एसोसिएट, रिलायंस डिफेंस, JSPL और मधुकुंड प्रोजेक्ट्स, इनके नंबर्स आए थे। नंबर्स के बाद गिरावट का दौर देखने को मिला। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भूषण स्टील, ये कुछ अच्छे नंबर्स आए थे जिसके बाद पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर आप बात करें, मंगलम टिम्बर, आज इस कंपनी की ओर से बयान आया कि इन्होंने एक कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है, उसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुए हैं। उस खबर को बाजार ने पसंद किया। स्टॉक आप देखिए 20% की ऊपरी सर्किट पर लॉक है। अक्ष ऑप्टिफाइवर, आज बड़ी ब्लॉक डील इस काउंटर में हुई है। करीब 25 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 25.40 से 25 रुपये 50 पैसे के बीच में। उन ब्लॉक डील्स के बाद जबरदस्त तेजी इस काउंटर में भी देखने को मिली है। ट्रेंड को लेकर खबरें आई कि केयर ने इस कंपनी की जो एनसीडीज है उसकी रेटिंग AA से बढ़ाकर AA+ की है। उसका रिफ्लेक्शन देखिए 3% के आसपास से गेंस इस काउंटर में देखने को मिले। लेकिन ग्रैन्यूल्स इंडिया, इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, 8 सितंबर को उन्होंने 46 लाख शेयर गिरवी रखे हैं। उसका इम्पैक्ट देखिए इस काउंटर में नेगेटिव साइड पर देखने को मिला है। लेकिन बाजार आज गिरावट की चपेट में है। मंडे मैनेक है, बैंकिंग शेयरों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा। येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, SBI, PNB, इनफैक्ट काफ़ी लंबी लिस्ट है पूरे बैंकिंग स्पेस की जहाँ पे आज गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। मेटल शेयरों में भी गिरावट है क्योंकि डॉलर जैसे पॉजिटिव हो रहा है, कमोडिटी कीमतों में गिरावट आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को, JSPL, सेल, टाटा स्टील जिसके नंबर्स आने हैं, और JSW स्टील, इस पूरे स्पेस में अगर आप देखें कीमतें गिरने का जो असर है सीधे तौर पर देखने को मिला है। आज गिरावट में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो रियल्टी शेयरों से भी देखने को मिल रहा है। इंडिया बुल रियल एस्टेट, यूनिटेक, DLF, फिनिक्स लिमिटेड और साथ ही साथ गुजर प्रॉपर्टीज, इन सभी काउंटर्स में भी देखिए वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिला है। ऑटो बाजार की तेजी में इसका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा रहा है, तो आज ऑटो भी रिवर्स गियर में है। और साथ ही साथ अगर आप देखें जो बाजार को संभाल रहा है एक स्पेस जो है वो है IT शेयरों का। इन शेयरों में आज देखिए क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए में कमजोरी आई है, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। और कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज जहाँ पे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ रहा है, बाजार की कमजोरी के बावजूद भी तेजी है, उसमें सिंप्लेक्स कास्टिंग, ऑटोलाइट इंडस्ट्रीज, SE इन्वेस्टमेंट, मवाना शुगर और नाहर इंडस्ट्रियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कमजोर बाजार में भी काफी अच्छी तेजी आज दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत पूरी लिस्ट आउट करने के लिए सेक्टर्स जहां पर इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही जान लेते हैं कि इस वक्त डेरिवेटिव मार्केट से क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आज मैनिक मंडे डेफिनेटली देखने को मिला है, सेलिंग देखी गई है अक्रॉस द बोर्ड और खासतौर पर जैसे ही शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल क्यूज के साथ वो भी काफी डैम्पनिंग इफेक्ट था। अभी भी अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट से नेगेटिव क्यूज आ रहे हैं और 2% से ज्यादा की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। बट भारतीय बाजारों के लिए आगे के इंडिकेशंस क्या हैं? देखिए साक्षी, हम ना एकाएक गिरे। आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट शुक्रवार को और आज की लगभग 150 की गिरावट है। ये फॉल आना था, नो डाउट। अगर आप देखिए 8960 के आसपास गिरावट की गुंजाइश थी, आंकड़े कह रहे थे। लेकिन ये जो 2 दिन की गिरावट है ना, ये एकदम से आई सडन। अगर आप देखें और सडनली आपके जो इंडिकेटर्स हैं साक्षी, वो एग्जैक्टली ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि माइट भी 8730 जो इस वक्त निफ्टी का स्तर है या फिर 8699 डे लो है, वो एक शॉर्ट टर्म लो के तौर पे काम कर सकता है। मैं फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें, अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखें साक्षी, वो ऑलमोस्ट 1.23 पे था, वहां से लगभग 10 बेसिस पॉइंट रिट्रेस हो चुका है। तो यहां से एक सीरियस पुलबैक के चांसेस हैं। आप ये देखिए सुबह बाजार टूटा, उसके बाद निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ, लेकिन अब निफ्टी फ्यूचर्स पे 1 लाख शेयर जुड़े हैं। दैट मीन्स अगर आप देखें, क्योंकि बीते 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में निफ्टी स्पॉट लगभग जो है वो आपका 8725, 8730, 8740 इस ट्रैजेक्टरी में घूम रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग अटेम्प्ट हो रहे हैं साक्षी। तो प्लीज अभी यहाँ से बहुत
नेगेटिव थॉट्स मत रखिएगा, चांसेस हैं सीरियस पुल बैक के। आप ये देखिए कॉल्स में डेफिनेटली राइटिंग हुई है, मैं नो डाउट, अगर आप देखिए 9,000 की कॉल, 8,900 की कॉल, लेकिन मैं एट द मनी कॉल जो 8800 की कॉल है वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइटिंग हुई है। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट पुट्स को देखें, साक्षी 8700 की पुट, वहाँ पे करीब करीब 6.5 लाख से जुड़े हैं। दैट मीन्स ये माना जा रहा है कि माइट भी ये पुल बैक यहाँ से चांसेस हैं, एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री है यहाँ पर, ये बहुत शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, तो चांसेस हैं यहाँ से पुल बैक के, और इसीलिए यहाँ पे 8700 की पुट भी की, 8600 की पुट भी की। तो आखिरी का 1 घंटा 1.5 घंटा बड़ा क्रिटिकल होगा। निफ्टी बैंक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में, याद रखिए 19,800, ये ऑलमोस्ट कहाँ तक गया, 20,600 तक, वहाँ से लग के 800 पॉइंट के रिट्रेसमेंट इन ए सिंगल ट्रांच, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ से एक सीरियस पुल बैक के चांसेस हैं, तो बहुत नेगेटिव थॉट मत रखिएगा बाजार को लेके इस वक्त। और आई थिंक हाँ, अगर आपको लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं तो आप एक इन्फोसिस, आईटी, डिफेंसिव्स, इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, बैंक्स में अगर आप देखें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग अब पॉसिबल है लास्ट के 1 घंटे में। साक्षी, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र समझाने के लिए कि किस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और खास तौर पर आखिरी का 1 घंटा देखने लायक होगा, और सीरियस इंडिकेशंस हैं एक पुल बैक के, वो देखने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की जो सबसे अहम खबर है उसकी ओर रुक कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल का गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, और हमारे साथ मेरे सहयोगी आलोक भी जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि इस गठन को लेकर क्या कुछ और अपडेट्स हैं उनके पास। बताइए आलोक। देखिए, जो इस जीएसटी काउंसिल के गठन को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसके बाद सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में जो सरकार का प्रयास है वो कह सकते हैं कि एडवांस में चल रहा है। यानी कि सरकार इस बात से बहुत संतुष्ट है कि जो जीएसटी को लेकर जो प्रोसेस चल रहे हैं, जीएसटी को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, वो समय से पहले चल रही हैं। बार बार ये आशंका जताई जा रही थी कि 1 अप्रैल 2017 से क्या जीएसटी लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। और सरकार ने ये भी कहा है कि जीएसटी काउंसिल का जो गठन होगा, जिसके मुखिया वित्त मंत्री होंगे, उसकी पहली बैठक 22 और 23 तारीख को सितंबर में यहाँ पर दिल्ली में ही बैठक होगी। और जीएसटी काउंसिल जो होगा उसको 2 महीने के अंदर में तमाम जो निटिग्रिटीज़ हैं, जैसे जीएसटी रेट है, मॉडल जीएसटी लॉ है, जो एग्जम्पशंस की लिस्ट है, ये तमाम चीज़ों को अगर 2 महीने में वो सुलझा लेती है, इस पर फैसला ले लेती है, तो हम ये पूरे तौर पे कह सकते हैं कि जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से हम लागू कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियां हैं वो पूरी हैं, और इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और अगले विंटर सेशन में ही तमाम ये जो 2 अहम और बिल हैं, आईजीएसटी, एसजीएसटी, ये तमाम बिल को भी यहाँ पर लाकर पास कराया जाएगा। और राज्य सरकारों को भी तुरंत जो मेंबर्स हैं नॉमिनेट करना है कि कौन इस जीएसटी काउंसिल में होगा, उसको भी तुरंत नॉमिनेट करना है। तो कुल मिलाकर जीएसटी काउंसिल अगर 2 महीने के अंदर में तमाम जो लंबित मुद्दे हैं अगर उन पर फैसला ले लेती है, तो सरकार के लिए ये कहना बहुत ही मुमकिन है कि 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हो सकता है देश में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरे अपडेट को बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो पहली बैठक होगी जीएसटी काउंसिल की वो होगी 22 और 23 सितंबर को, उस पर बाजार की नजर जरूर टिकी रहेगी। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं दरों पर फैसला और जो आइटम्स जीएसटी के दायरे के अंदर आएंगे उन पर भी फैसला हो सकता है, और हो सकता है इस पहली बैठक में ही इन सब बातों पर चर्चा होते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं और आज के जो इंडिकेशंस है जो बाजार को मिलने वाले हैं, मैक्रो इंडिकेशंस, वो है आईआईपी ग्रोथ और सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े जो शाम को आएंगे। किस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है वो समझ लेते हैं। मेरे साथ सुमित भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। बताइए सुमित, आईआईपी ग्रोथ का क्या अनुमान लगाया जा रहा है, और खासतौर पर इन्फ्लेशन क्या इस बार आफ्टर 22 मंथ्स हाई जो हमने प्रीवियस मंथ में देखा था, क्या इस वक्त थोड़ी इन्फ्लेशन से राहत मिलेगी? शुक्रिया साक्षी। देखिए, आईआईपी और सीपीआई के नंबर्स आने वाले हैं, और आईआईपी में जो एक अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 1.4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि 2.1% से एक डिप ले सकती है, यानी कि गिरावट का एक अनुमान लगाया जा रहा है आईआईपी के अंदर। पिछले हालांकि ये बेस काफ़ी बड़ा था, 4.3% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तमाम जो इंडिकेशन है, चाहे कोर सेक्टर के आंकड़े बात कर ले जो कि 38% के आसपास हिस्सेदारी कंपोजिट करते हैं, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स की बात कर लें, ऑटो सेल्स के नंबर्स की बात कर लें, सभी में ही एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी वजह से भी आईआईपी के अंदर कुछ एक दबाव रह सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी करीब 8.1% से गिरकर 1.6% मंथ टू मंथ बेसिस पर आई है। ऑटो सेल्स के नंबर्स में भी करीब 5% के आसपास ग्रोथ ऑटो सेल्स में देखने को मिली। वहीं अगर कोर सेक्टर ग्रोथ की बात करें तो वो भी 5.2% से गिर करीब 3.2% के आसपास आई मंथ टू मंथ बेसिस पे। तो सभी इंडिकेशन इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है फर्दर गिरावट आईआईपी के नंबर्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। वही बात करें अगर सीपीआई नंबर्स की, तो सीपीआई महंगाई दर करीब 5.3% रहने का एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि 6.07% से गिर कर रह सकता है। स्पेशली जो सब्जियां और दालों की कीमतें हैं उसके अंदर कुछ एक कमी आते हुए दिखाई पड़ी है, उसका भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि ओवरऑल जो खाद्य कीमतें हैं वो करीब 40% के आसपास का हिस्सा कंपोजिट करती है। और जिस तरह से कुछ
वेजिटेबल्स की कीमतों में कमी आई, स्पेशली टमाटर की कीमतों में करीब 27% कमी देखने को मिली। प्याज की कीमतों में भी कुछ कमी आती हुई दिखाई पड़ी, तो उसका भी इम्पैक्ट CPI में महंगाई दर पे होगा। और साथ साथ जो दालों की कीमतें उसमें करीब 2 से लेकर 3% तक की कमी आती हुई दिखाई पड़ी, तो वो भी काफ़ी हद तक CPI पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़े। तो ओवरऑल IIP के नंबर्स में एक स्लो डाउन और CPI के फ्रंट पे शायद थोड़ी अच्छी खबर आती हुई दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित बताने के लिए कि किस तरीके का अनुमान लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर जो जुलाई की IIP आंकड़े हैं, हो सकता है वो धीमे पड़ते हुए नजर आए। जो ग्रोथ है 1.4% तक का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही इन्फ्लेशन की ओर कुछ ना कुछ राहत हो सकती है पिछले महीने के मुकाबले। कि पिछले महीने हमने देखा कि 6.07% तक की CPI इन्फ्लेशन रही थी, उससे घटकर 5.3% तक CPI इन्फ्लेशन इस महीने रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं BMC रोड घोटाले के बारे में। BMC रोड घोटाले में कंपनियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर पता चली है कि अब आरोपी कंपनियों के दूसरे प्रोजेक्ट्स की भी जांच होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा बात करते हैं अनुराग से। अनुराग, बताइए कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके प्रोजेक्ट्स की अब जांच हो सकती है, और इस पूरे घोटाले के बारे में भी अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि पिछले कई महीनों से जो BMC का रोड घोटाला है वो पूरी तरह से चर्चा में है, और इस घोटाले के अंदर 6 जो कंपनियां थी उनको आरोपी माना गया है और उनके खिलाफ अभी पूरी जांच चल रही है। लेकिन अब जो है इस घोटाला के अंदर जो ये रोड घोटाला था, लेकिन इन कंपनियों ने BMC से जुड़े और भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, पुल बनाने से लेके और दूसरे कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, तो अब आगे चलते हमें सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक वो जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी भी जांच कराने के BMC ने एक कमेटी बनाई और उन कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जांच होती है। अगर उन कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जांच होती है तो इन कंपनियों पे और शिकंजा कस जाएगा। जैसे कि 6 कंपनियां थी, जय कुमार इंफ्रा, रेलकॉन इंफ्रा, महावीर रोड्स एंड प्रोजेक्ट और KR कंस्ट्रक्शन तो और RPS इंफ्रा। तो इन कंपनियों के खिलाफ करीबन इन कंपनियों के 26 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और उसके बाद से 23 लोग अभी जमानत पर रिहा है। जो पुलिस के सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जल्द ही इस पूरे मामले के अंदर एक पुलिस और चार्जशीट दाखिल करने वाली है, और उससे पहले जो है BMC ये कोशिश कर रही है कि जो इन कंपनियों के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं क्या उनके अंदर भी कुछ गड़बड़ी हुई थी। जैसा कि इन कंपनियों को जब ये टेंडर दिए गए थे उसके बाद MMRDA ने भी कुछ जय कुमार इंफ्रा को कुछ नए टेंडर दिए थे, और उसके बाद MMRDA के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए थे कि जब ये कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी उसके बावजूद भी मेट्रो प्रोजेक्ट के जो टेंडर हैं वो क्यों दिए गए जय कुमार इंफ्रा को। तो उसके बाद MMRDA ने एडवोकेट जनरल की राय ली, और एडवोकेट जनरल ने भी यही कहा है कि अगर इन कंपनियों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खराब है तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल किए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग बताने के लिए इस पूरी खबर को। और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि जांच के दायरे में आती हुई नजर आ रही हैं। जय कुमार इंफ्रा आपकी स्क्रीन पर अभी भी 2.25% नीचे कामकाज करते हुए 157 के लेवल्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो बाजार की नजर है अब टिकी हुई है आने वाले नतीजों पर। खासतौर पर टाटा स्टील पर एक नजर डाल लेते हैं। नतीजों से ठीक पहले यहाँ पर गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो पूरा ही मेटल स्पेस आज क्रैक्ड है, लेकिन जो नतीजों का रिफ्लेक्शन है वो पहले ही देखने को मिल सकता है। आप देखिए जो रेवेन्यूज का एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं 1.25% गिरते हुए नजर आ सकते हैं। खासतौर पर आपको बता दें जो Q1 में जमशेदपुर प्लांट है कंपनी का, उसे मेंटेनेंस के लिए कहीं ना कहीं शट किया गया था, जिसका दबाव एक रेवेन्यू फ्रंट पर देखने को मिल सकता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बढ़त वहां पर जरूर देखने को मिलेगी, 5% तक के आसपास की EBITDA परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे बॉटम लाइन फ्रंट पर वहां पर भी नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। 43% तक का प्रॉफिट्स जो है वो घटते हुए नजर आ सकते हैं। 417 करोड़ तक के प्रॉफिट्स रह सकते हैं। और साथ ही आप देखिए जो यूरोपियन यूनियन से जो स्टील रियलाइजेशन है उसमें तेजी, और इसलिए कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वहां पर बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। खर्च घटने से कहीं ना कहीं मार्जिन्स में एक इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन अन्य आय में भी कहीं ना कहीं गिरावट की ही आशंका है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो एक नेगेटिव हो सकती है कंपनी की। खासतौर पर कुछ और भी अहम नतीजे आने वाले हैं, जैसे कि कोल इंडिया। जान लेते हैं अंचल से कि क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, कोल इंडिया के नतीजे कैसे रहने वाले हैं, बताइए अंचल। शुक्रिया साक्षी। देखिए कोल इंडिया के केस में भी एक स्लगिश सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन पे कंपनी का रेवेन्यू रह सकता है, करीब 1% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। 2-3 चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। पहले तो कंपनी का डिस्पैच इस बार महज 3% ही बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा अगर आप देखिए ई ऑक्शन वॉल्यूम्स वो 20% बेशक बढ़ रही है, लेकिन जो ई ऑक्शन रियलाइजेशन है वो गिर रही है और करीब 34% गिरती हुई दिखेंगी, और यही कारण है कंपनी के डायरेक्टली जो रेवेन्यूज है उस पर प्रेशर पड़ता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिलेगा। EBITDA में करीब 7% की गिरावट, तो वहीं EBITDA मार्जिन
25.3% से घट के 24% रह सकते हैं। थोड़ी सी ब्रीदर मिला है, वो मिला है इन टर्म्स ऑफ टैक्स पे आउट। इस बार ही कंपनी का काफ़ी लो टैक्स पे आउट हो सकता है और यही कारण है जो मुनाफे का फिगर आपको 8% की गिरावट दिख रही है, वो इसी कारण से है। अदरवाइज अगर टैक्स पे आउट इस बार ही नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहता है तो डेफिनेटली कंपनी के बॉटम लाइन पर प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। नजर रखिएगा लागत पर टन पे कंपनी की इस बारी कॉस्ट पर टन कितनी आती है। अनुमान यह है कि थोड़ा सा रिडक्शन होता हुआ दिखेगा कंपनी की नेट कॉस्ट पर टन पे। अगर ये रिडक्शन इंप्रूव होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग फ्रंट पे। लेकिन अगर लागत कंपनी की बढ़ती है तो आपको और गिरावट आती हुई दिखेगी तीनों ही पैरामीटर्स पे, ऑपरेटिंग भी एज वेल एज बॉटम लाइन। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल बताने के लिए कि कोल इंडिया के नतीजे कैसे रह सकते हैं। नतीजों से पहले अगर आप देखेंगे तो इस वक्त दिन के निचले स्तरों के करीबी 330 के लेवल्स पर कोल इंडिया कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइमरी स्पेस की। L&T टेक्नोलॉजी का IPO आज खुला है। इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट सेवाएं देने वाली कंपनी L&T टेक्नोलॉजीज का IPO जो खुला है अब वो 15 सितंबर को बंद होगा। इसका जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो 850 रुपए से लेकर 860 रुपए के बीच तय किया गया है। कंपनी की 1.04 करोड़ शेयर्स बेचने की योजना है और IPO से करीब 894 करोड़ जुटाने की भी योजना है। लॉट साइज जो रखा गया है वो 16 शेयरों का रखा गया है। L&T पर इस वक्त वीकनेस देखने को मिल रही है, 3.25 से 3.5% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं ICICI प्रू का भी IPO का अनाउंसमेंट आज चंदा कोचर ने किया। आपको बता दें कि ICICI प्रू लाइफ का IPO 19 सितंबर को खुलेगा और 23 सितंबर को यह IPO बंद होगा। IPO के जरिए करीब 5000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और ये सीधे लिस्टिंग कराने वाली पहली बीमा कंपनी होगी। IPO में ICICI बैंक अपना 12.65% हिस्सेदारी भी बेचेगी। ICICI बैंक की MD और CEO चंदा कोचर ने यह भी कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा IPO होगा।